उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, जहां पर रोड्स नहीं है, जहां पर लाइट नहीं है। बात तब आती है जब वही चीज फेस करनी पड़ती है एक प्रेग्नेंट महिला को। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी है जो अपना बच्चा खो देती है। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, वो भूमि तेरी जय जयकारा। अगर आपको अपने कल्चर को आगे बढ़ाना है, अपनी लैंग्वेज को आगे बढ़ाना है, जो पुरानी जो हमारी चीजें हैं उनको आगे लेके जाना है, प्लीज अपने दादा दादियों के साथ बैठो। कल्चर है जो तुम्हें डिफाइन करता है। मैंने इस पे वीडियो बनाया था तो जो पूरा इंटरनेट है, खासकर उत्तराखंड के लोग 2 सेक्शन में डिवाइड हो गए। कुछ लोग मतलब ऐसे बोल रहे थे, आप ऐसे कैसे हमारे आप रिचुअल्स पे, हमारे कस्टम्स पे कैसे आप बोल सकते हो। तो जो आपका सौर सांकरी जो गांव है, कैसी जगह है? बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पर बहुत सारे ट्रैक्स का बेस कैंप है। ये केदारकांठा का, हरकिदुन का, फुलारा का। ठपकी आपने देखी होगी तो रुक रुक के बोलती थी। ऐसे मुझे बोलना होगा तो ऐसे करके बोलती थी। मैं अपने स्कूल की हेड गर्ल थी। अच्छा। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था, इम्पोर्टेंट था। मेरे को फेलियर से बहुत डर लगता था। झुमके थे मम्मी के छोटे छोटे, और चीजें भी थी, लेकिन गुलोबंद चाहिए था मुझे। गला खाली खाली लगता, तो मैंने गुलोबंद खुद बनाया। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं कॉलेज विद कल्चर। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ी हैं एक ऐसी युवा आवाज़ जो गानों के माध्यम से सिर्फ उत्तराखंड की संस्कृति को संजो नहीं रही है, बल्कि उत्तराखंड के हर एक मुद्दे पे काफ़ी गहराई से बात कर रही है, जो कि उत्तराखंड के लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो आइए स्वागत करते हैं अंजलि रावत जी का, जो एक क्रिएटर हैं, एक सिंगर हैं और एक युवा आवाज़ हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एपिसोड को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो उत्तराखंड की चीज़ें हैं, निजी मुद्दे हैं, वो सभी लोगों तक पहुंचे। तो अंजलि जी, स्वागत है आपका कॉलेज विद कल्चर के इस एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुछ बताइए अपने बारे में, और मैं चाहता हूँ कि आप जो बताओगे पहले तो एक गाना गाओ, उसके बाद अपनी सारी चीज़ें बताओ। सो गाइज, आज के पॉडकास्ट की शुरुआत हम एक बहुत ही प्यारे पारंपरिक जोड़े से करेंगे। सिलगड़ी का पाला चला, सिलगड़ी का पाला चला, दिन खेल्याना गाड़ा, मेरी हीरो नह गए रंगीला भाग बरा, मेरी हीरो नह गए रंगीला भाग बरा, दिन खेल्याना गाड़ा, सिलगड़ी का पाला चला। बताइए अपने स्ट्रगलिंग फेज के बारे में, जो आप आज अभी यहाँ तक आए हो। इस बीच में जो सारी चीज़ें हुई, लेकिन पॉजिटिव फेस ही नहीं, एक नेगेटिव चीज़ें भी उसके साथ साथ लेके चलना, तो कुछ बताइए। मतलब ऐसे स्ट्रगल तो रहा, देखो बचपन से ना। मैं बचपन में बहुत मोटी थी, तो थोड़ा बच्चे ऐसे चिढ़ाते थे, बट ठीक है। अभी भी बीच में थोड़ी पतली हुई, फिर वापस मोटी हो गई। और बाकी थोड़ा बचपन में मैं इंट्रोवर्ट थी, थोड़ी शाय थी, तो ऐसे ज़्यादा खुल के किसी से बात नहीं कर पाती थी, अपनी फीलिंग्स इतनी एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। तो ये चीज़ें रही। बाकी म्यूज़िक में जो आप कह सकते हो थोड़ा उतार चढ़ाव आया, ये आया कि फैमिली, मतलब उस टाइम पे आज से 7 से 8 साल पहले जो फैमिली थी वो उतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी कि अलग से मैं कोई म्यूज़िक क्लास लेती। तो फिर थोड़ा बहुत गाती थी। बाकी फैमिली वाले बोलते थे पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो, तो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दिया। तो अब जाकर जब लगा कि कुछ करना चाहिए म्यूज़िक में, तो अब कर रही हूँ। और एक टाइम पे जब बचपन में छोटी, तो ऐसा भी फेज आया लाइफ में, जब मैं ठपकी आपने देखी होगी तो रुक रुक के बोलती थी। मतलब अगर जैसे ऐसे मुझे बोलना होगा तो ऐसे करके बोलती थी। तो वो ये रहा, शायद 2 साल रहा। तो इसमें थोड़ा घर वालों ने हेल्प करा, या पता नहीं, उस टाइम में छोटी थी तो इतना कुछ याद नहीं है। बट मैंने इस इंसिडेंट को इससे लिंक करा कि मेरी बुआ ने ना उस टाइम, उस दौरान कुछ दिन पहले ही मेरे जो यहाँ पीछे से ना बाल काटे थे।
ऐसे उनको थोड़ा ड्रेसिंग का शौक था, तो उन्होंने बाल काटे, वो भी छोटी थी, मैं भी छोटी, और मैंने लिंक कर दिया कि उन्होंने मेरे बाल काटे इसलिए मैं रुक-रुक के बोल रही हूँ। तो फिर कुछ टाइम बाद ठीक हो गया था, अच्छा हुआ मैं आज भी रुक-रुक के नहीं बोलती, नहीं तो शायद मैं गाने नहीं गा पाती या इतना बोल्ड तरीके से चीज़ों को नहीं बोल पाती। तो अच्छा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब आप सोशल मीडिया पे नहीं थे, मतलब अभी 1 साल ही हुआ शायद आपको, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। उससे पहले का क्या स्टोरी है? उससे पहले की आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं? बताना चाहोगे कुछ ऐसा? उससे पहले मैं जैसे पढ़ाई में ठीक-ठाक थी, स्टूडियस थी मैं बहुत, मतलब अच्छी थी। तो अगर आप अचीवमेंट्स बोलो तो मेरे लिए सबसे प्यारी जो अचीवमेंट थी कि मैं अपने स्कूल की हेड गर्ल थी। अच्छा। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था, इम्पोर्टेंट था कि हाँ, तुम जिस स्कूल में तुम 6th क्लास से पढ़ रहे हो, उस स्कूल में एक दिन तुम हेड गर्ल बनते हो और फिर सब तुम्हें उस तरीके से देखते हैं, हाँ, अब तुम हेड हो स्कूल के। और बाकी उसके अलावा उसी साल जब मैं 12th क्लास में थी, तो MUN करके होता है, मॉडल यूनाइटेड नेशन। उसमें क्या होता है, तुम डेलीगेट्स बन के जाते हो और फिर वहाँ पर वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हो। और उसमें यूनेस्को था, UNO की बहुत सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हो। मैंने उसमें करा था, लोकसभा में करा था, मतलब वो इंडिया वाले उसमें करा था। तो उसमें मैं निर्मला सीतारमन बनी थी। अच्छा। और फिर उसमें हमने वहाँ पर पेपर लीक वगैरह उस पे डिस्कशन करा। उस पे जो मेरे सामने पे ऑपोजिशन में थे, कांग्रेस पार्टी थी, मैं वैसे बीजेपी की थी, उन्होंने खुद मुझे वो अलॉट किया था। और फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी थी, कांग्रेस थी, तो फिर वहाँ पर मैं बेस्ट डेलीगेट थी। तो वहाँ पर मतलब वहाँ थोड़ा एक्सपोजर मिला। पहले मैं बहुत डरी हुई थी, मेरे को बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना था। मेरे को फेलियर से बहुत डर लगता था कि बाय चांस मैं इस चीज़ को करती हूँ, तो मैं फेल हो गई तो क्या होगा? कैसे फिर मैं इसे फेस करूँगी? लेकिन फिर जब मैंने करा तो उस दिन मैंने ये चीज़ सीखी कि तुम्हें अगर कुछ करना है, तो तुम्हें पहले इनिशिएट लेना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप तो लेना पड़ेगा। बाकी फेलियर वो अलग चीज़ है, वो बात की चीज़ है। पर उस दिन जब उन्होंने मेरा नाम अनाउंस करा था कि बेस्ट डेलीगेट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उस दिन लगा थैंक गॉड मैं आ गई थी। अच्छा, अगर आप सिंगिंग के फील्ड में नहीं होते, ये बाकी सारी चीज़ें नहीं कर रहे होते, तो इसके अलावा क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मतलब क्या कर रहे होते अगर ये नहीं कर रहे होते तो? अगर मैं ये नहीं कर रही होती तो मैं अभी पढ़ाई कर रही होती, अभी अच्छा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करती और इसके बाद भी करूँगी साथ-साथ में। मतलब एक बार है कि तैयारी अच्छे से करनी है बैठ के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर तुम्हारे पास पावर है तब तुम कोई ना कोई चेंज ला सकते हो। कि जितना मैं अभी कर पा रही हूँ सोशल मीडिया पे, इवन मैं बहुत अच्छा कर पा रही हूँ अपने क्षेत्र के लिए। मैं हर दूसरी-तीसरी वीडियो में ट्राई करती हूँ अपने क्षेत्र को थोड़ा दिखा पाऊँ, थोड़ा वहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर पाऊँ। क्योंकि आज भी उत्तराखंड के कई सारे गाँव ऐसे हैं, हमारे क्षेत्र के कई सारे गाँव ऐसे जहाँ पर रोड नहीं है। मैं अभी बीच में 22 अपने जितने भी 22 गाँव हैं वहाँ पर घूमी, तो मुझे ऐसा लगा ये महान लोग हैं जो इन गाँव में रह रहे हैं। उन्हें क्या होता था, पहले रोड से नीचे उतरना है आपको नदी में, फिर पूरा पहाड़ चढ़ के आप एक गाँव पर पहुँचते हो। तो बाकी दिनों में तो ठीक है, हम ऐसे बोल तो लेते हैं कि पहाड़ी लोग मजबूत होते हैं, तो इनका 2 मिनट का खेल है। लेकिन फिर बात तब आती है जब वही चीज़ फेस करनी पड़ती है एक प्रेग्नेंट महिला को। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी है जो अपना बच्चा खो देती है, जिनकी खुद की जान चली जाती है उस क्षेत्र में, क्योंकि रोड है ही नहीं। बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, इतने सारे लोग वहां पर आए गए, लेकिन वही है, वही दशा है। तो मैं चाहती हूँ अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से उनकी लाइफ में एक चेंज ला पाऊँ, कि ताकि मुझे खुद से खुशी हो कि हाँ, मैं जो काम कर रही हूँ किसी के काम आ रहा है। मेल्स भी वहां पर बहुत स्ट्रगल करते हैं पहाड़ों में, और खासकर वही है आजकल पहाड़ों में लड़कों को शादी के लिए भी लड़की नहीं मिलती है कि पहले नौकरी लगाओ। अब बेचारों नौकरी कहाँ से लगाएं? रोजगार की इतनी आपत्ति है हमारे उत्तराखंड में, इतनी परेशानी है रोजगार की। आप भी इसको डिफाइन करना चाहोगे कि जो अभी चल रहा है कि जो भी मतलब लड़कियां हैं उनको सबको एक गवर्नमेंट ही मतलब हस्बैंड चाहिए, सबको देहरादून में मकान ही चाहिए, जमीन ही चाहिए, इसके लिए क्या है आजकल, क्या थिंकिंग बनी हुई है गांव में? मतलब जो भी आजकल की लड़कियां हैं क्या थिंकिंग है अब सब उनकी? माँ बाप चाहते हैं उनकी बेटियां अच्छे से सेटल हो, अच्छे घर परिवार में जाए, ताकि उन्हें वो सब ना झेलना पड़े जो उन्होंने झेला पहाड़ों में रहकर। तो ये एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन अब इससे क्या है, जो लड़कों पे बहुत प्रेशर पड़ जाता, तो इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए।
बाकी ठीक है, लड़कियों को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, खुद काम करना चाहिए। और अब तो बल्कि आ भी गया है कि हमें अच्छी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, वाइफ भी हमें पढ़ी लिखी नौकरी वाली चाहिए। तो ऐसा नहीं है, दोनों को एक साथ काम करना चाहिए, दोनों को अपने अपने आप पर काम करना चाहिए, दोनों को ही एक दूसरे को, ऐसा नहीं सारा बर्डन लड़के पर ही नहीं पड़ना चाहिए। कब स्टार्ट किया आपने ये सब? मुझे 1 साल हुआ है अब complete हो गया? जाकर 1 साल होगा मई में। बचपन कहाँ बीता, गाँव में या देहरादून ही? बचपन गाँव में बीता, फर्स्ट क्लास तक मैं गाँव में रही, उसके बाद फर्स्ट क्लास के बाद मैं देहरादून आ गई, फिर यही हूँ अभी। स्कूलिंग वगैरह सारी? हाँ, स्कूलिंग भी फिर देहरादून से ही हुई है। गाने का शौक कैसे लगा, क्या सोच के आपने स्टार्ट किया गाने गाना चाहिए? गाने गाने का ये था कि हम जिस क्षेत्र से हम आते हैं तो वहाँ पर एंटरटेनमेंट का सोर्स पहले यही था, गाना गाना। और बाकी प्ले, पहले वहाँ पर रामलीला प्ले हुआ करते थे गाँव में ना। तो फिर जो परिवार वाले थे वो थोड़ा इंस्ट्रूमेंट्स में अच्छे थे। मेरे दादा को, पापा को हारमोनियम बजाना आता है, मतलब ऐसे ना अच्छा। इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो ये चीज़ बल्कि मुझे तब पता चली जब मैं गाँव गई कि इनको अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हैं। तो फिर भी एक थोड़ा सोसाइटी में रहती है कि बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि अगर तुम गाना-वाना करते हो तो तुम उतने रिस्पेक्टेबल नहीं रहते हो सोसाइटी में, तो थोड़ा एक रहता है ये। बट फिर भी फैमिली वाले म्यूज़िक में इंटरेस्ट था और फिर उन्होंने भी कभी ऐसे गाना-वाने से मना नहीं करा। और गाँव में भी जैसे शादियाँ होती हैं और भी कोई फंक्शंस होते हैं तो गाने गाते हैं। तो वैसे ही जब मैं यहाँ देहरादून आई तो यहाँ पर स्कूल में भी, जो पहले मेरा रोज़माउंट स्कूल था, वहाँ पर स्कूल वालों ने 2-2 म्यूजिक टीचर रखे हुए थे। अच्छा। और दोनों पंजाबी थे। वो डिस्पाइट पंजाबी, वो मतलब गढ़वाली गाने हमें सिखाते थे, हिंदी गाने सिखाते थे। और फिर उसके बाद जो मैं दूसरा स्कूल गई, उससे पहले मेरे चाचू ने हमसे पूछा कि तुम्हें ऐसे स्कूल में जाना है जहाँ कल्चरल एक्टिविटीज ज़्यादा है, या तुम्हें ऐसे स्कूल में जाना है जहाँ पढ़ाई-वढ़ाई ज़्यादा है। तो हमें था इसका शौक गाने-वाने का, हमने कहा जहाँ कल्चरल एक्टिविटीज ज़्यादा है, अच्छी है। फिर हम जीआरडी एकेडमी में आए और यहाँ पर जो हमारे टीचर थे विनोद सर, पूनम मैम, ये पूरा मतलब कल्चर से ही बहुत कनेक्टेड थे, खासकर उत्तराखंड के कल्चर से। तो इन्होंने हमें गाने में बहुत चीज़ें सिखाई, यहीं से इंटरेस्ट आया। ओके। तो जो आपका सौर सांकरी जो गांव है, कैसी जगह है ये? बहुत प्यारी जगह है, यहाँ पर बहुत सारे ट्रैक्स का बेस कैंप है ये, केदारकांठा का, हरकिदुन का, फुलारा का। तो आप लोग आना, बहुत अच्छी जगह है। आपने किए हैं ये ट्रैक्स? हाँ, मैंने केदारकांठा किया है और हरकिदुन किया है, फुलारा किया है, विजय टॉप किया है। क्या एक्सपीरियंस है इनका? बहुत मजेदार है, मतलब ऐसा लगता है कि तुम वैसे तो हम गांव में ही रहे, लेकिन जब इन ट्रैक्स पे जाते तो ऐसा लगता है अलग ही दुनिया में आ गए। बहुत सुंदर है। कितने दिन का होता है केदारकांठा और कहाँ से स्टार्ट होता है? मतलब ये डिपेंड करता है, अब कोई लोग 1 दिन में करते हैं, कोई लोग 2 दिन में करते हैं, कोई किसी को जो थोड़ा हेल्थ इश्यूज है या थोड़ा बॉडी वेट ज्यादा है, थक जाते हैं, तो वो लोग 4-4, 5-5 दिन लगाते हैं। अभी सौर सांकरी गांव में एक नारी शक्ति मिलन समारोह या ध्यानी मैती हाँ, मिलन समारोह हुआ ये था। क्या था? ये फर्स्ट टाइम हुआ? हाँ, ये वैसे होता रहता है, इधर देख लो आप, रवाई में होता रहता है, लेकिन इस बार जो इस क्षेत्र में, जो हमारा जो ये क्षेत्र है टॉन्स वैली का, जिसमें 22 गांव आते हैं, यहाँ पर पहली बार हुआ था ये। तो बहुत सारे जितनी भी महिलाएं थी जिनकी शादी हो चुकी है, तो वो लोग आए थे घर वापस और फिर एक साथ सबने सेलिब्रेट करा इसको, एक जैसी पोशाक उन्होंने पहनी। ये सब जो कपड़े वगैरह थे, ये किसी ने बनवाए थे, गांव वालों ने बनवाए थे, सबने अपना अपना मतलब ये अपना अपना सबने मतलब लार्ज स्केल पे एक ऐसे डिसाइड किया, जितनी भी ये महिलाएं थी ना, थोड़ी बड़ी बड़ी महिलाएं थी, उन्होंने डिसाइड करा ड्रेस कोड कि हम सफेद कलर की हम जो है फज्जी पहनेंगे और लाल जो है ढांटू पहनेंगे। तो ये सब डिसाइड हुआ, फिर सबने सिलवाया। तो इसमें हमारा जो मेरे घर वालों का, मेरे दीदी लोगों का जो पोशाक थी जिन्होंने सिली, तो वो ढाटमीर से आते थे, तो उन्होंने सिला था सारा। वहाँ के जो जेंट्स लोग थे, जो वहाँ के मुखिया लोग थे या वहाँ के जितने भी मतलब लड़के लोग थे, उनका इसमें क्या भाग था, मतलब क्या रोल था? उन लोगों ने कैसा साथ दिया? उन्होंने बहुत हेल्प करा। जैसे पहले जो महिलाएं थी उन्होंने डिसाइड करा कि ठीक है हम करेंगे, इसको नॉर्मल करेंगे, कि तो छोटा मोटा फंक्शन। आइडिया मतलब रैनी ध्यानियों का ही था? हाँ, वही। फिर
फिर उसके बाद जो ये जेंट्स लोग हैं, दादा लोग हैं, हम्म। गांव के बड़े सियाने लोग हैं, उन्होंने कहा कि अगर कर ही रहे तो अच्छे स्केल पे करते, बाहर से मेहमानों को बुलाते, बहुत अच्छे स्केल पे करते कि बहुत सारे लोग देखें। और इसके बाद आया भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत सारे गाँवों ने सराहना की। इवन एक न्यूज टाइम्स न्यूज करके उन्होंने भी से पोस्ट करा, उनके इंस्टाग्राम पे कुछ 1.2 मिलियन फॉलोअर्स है, ओहो। उन्होंने तक इसे कवर करा और बहुत सारे पेजेस ने कवर करा। मतलब ये है कि अपनी एक जो पारंपरिक धरोहर है उसको दिखाने का मौका भी मिल गया, जी और सारी जो ध्यानियाँ थी उनको भी एक सम्मेलन में मिला के उनके साथ ही बातचीत करने का मौका मिल गया। आप भी हाँ, गए थे उसमें? मैं भी गई थी, पूरे सब लोग गए थे क्या और एक्सपीरियंस रहा आपका उसमें? बहुत प्यारा था, क्या किया मतलब आपने अच्छा उसमें? लगा। ऐसे था, मैं तो मेनली मेरा काम वही है, मैं शूट वूट ही करती हूँ। हम्म। तो तांदी वगैरह जब सब लगा रहे थे तो मैं अपने मोबाइल से कैप्चर कर रही थी, थोड़ा वीडियोस बना रही थी। बाकी ये इस मायने में भी इम्पोर्टेंट था ना ये मेला, क्योंकि बहुत पहले से जो रीजन है ये मतलब बहुत साइड लाइन रहा। जैसे अभी भी अगर आप किसी से पूछोगे ना, कोई बाहर से आता है तो इस रीजन को वो आइडेंटिफाई नहीं करते एज अ पार्ट ऑफ उत्तराखंड। वो देखते यहाँ का कल्चर तो बहुत अलग है, ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं ये हिमाचल का पार्ट है, हाँ। बट ये उत्तराखंड का ही पार्ट है। और फिर इनका जो बोली भाषा है, हमारी, हमारा पहनावा, हमारी बहुत सारी चीजें डिफरेंट है, पर है हम उत्तराखंड से ही हैं। किस महीने में डिफरेंट है वैसे बताओ मतलब थोड़ा? अगर आप जैसे आप गढ़वाली में कोई चीज जैसे आप बोलोगे कि कहाँ जाना है तो उसके लिए अलग फ्रेज है। अब हमारे यहाँ बोलेंगे, हमारे यहाँ बोलेंगे कोई चिनोई, अच्छा। तो ये बिल्कुल अलग एक हो गया। वैसे थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। बाकी हमारा पहनावा थोड़ा ठंडे इलाके से हम आते हैं, तो हमारा जो पहनावा ऊन का है, तो ऊन के कपड़े बनते हैं, मोटे मोटे कपड़े। जो ये व्हाइट कोट करके जो था इस टाइम पहना हुआ था वो भी उनका ही था शायद? हाँ, वो ऊन का ही बनता है। जहाँ से आप बिलोंग करते हो उस पूरे एरिया में, या उस पूरे जो आपकी टॉन्स वैली जो आती है उसमें कोई ऐसा समुदाय या कोई ऐसा गांव कस्बा जो मतलब अभी तक लोगों को पता नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि लोगों को उसके बारे में पता हो और उसके बारे में भी जाने? हाँ, ये पूरा ही क्षेत्र मान लो, जितने भी ये 22 गांव है ना इस क्षेत्र में, तो इनका सबका कल्चर एक जैसा है। इनके जो एक तरीके से माना जाए, इनके जो लोकल डेटी है वो भी सोमेश्वर देवता है। तो फिर ये पूरे जो 22 गांव है, तो ये मेरे को लगता है कि इन गांवों को ना एक अच्छा एक्सपोजर मिलना चाहिए। खैर वो टूरिज्म के बाद बहुत एक्सपोजर मिला। आज ओशला गांव है, हमारा गंगाड़ गांव है, पानी है, ये सारे गांव जाने जाते हैं। लेकिन इनके अलावा भी जो पंचगाई क्षेत्र आता है, मतलब एक पट्टियों में डिवाइडेड है, अडोर पट्टी, पंचगाई पट्टी, शिकतूर पट्टी, तो ऐसे से डिवाइडेड है। तो इनमें भी मतलब हम सबका कल्चर सेम है, बस यही है कि उनको थोड़ा एक्सपोजर मिलना चाहिए। टूरिज्म से थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, लोग जानते हैं। अब यहाँ सांगरी थोड़ा फेमस हुआ, उसके बाद उसके आसपास के सारे गांव फेमस हुए। और इसके अलावा भी जहाँ पर ट्रैक्स नहीं जाते, ये क्षेत्र तो इसलिए फेमस हुए, यहाँ पर ट्रैक्स चले जाते, लेकिन जहाँ पर अभी ट्रैक्स इतने जाते ही नहीं है, तो वो गांव भी जैसे पंचगाई में हो गए हैं, हमारे फेताड़ी, लिवाड़ी, तो उधर भी बहुत सारे गांव है, बहुत सुंदर है। हाँ, इस साइड कौन से देवता बताया आपने? सोमेश्वर सोमेश्वर महाराज। तो मासू महाराज जी का भी कुछ पार्ट है उधर, या मतलब उनको भी पूछते हैं, उनको भी ऐसे बहुत उनकी भी आस्था है, मान्यता है। बहुत सारे हमारे जो गांव के लोग हैं वो जाते रहते हैं हर साल। मेरे जो दादाजी है वो, उनका ऐसा है, कोई भी शुभ काम करने से पहले सोमेश्वर देवता पे जाएंगे, उधर महासू देवता घूम के आएंगे। तो बहुत आस्था है उनको लेकर भी। पहाड़ का या गांव वालों का ऐसा कौन सा रहन सहन का जो पार्ट है वो आपको अच्छा लगता है, जो इन सब चीजों से आपको जोड़ के रखता है? उनकी क्या ऐसी चीजें हैं? ये क्योंकि उनका आप रहते तो देहरादून में हो, लेकिन फिर भी आप कंटेंट पूरा अपना उत्तराखंड, अपनी उन सारी जो हमारी धरोहर है उस चीज से मिलके बनाते हो, तो इस चीज में ऐसा क्या है जो ये ना आपको कि कनेक्ट उनका करता है? कल्चर, हमारा जो कल्चर है बहुत रॉ है, बहुत जेन्युइन है, और बहुत एकदम सादगी से भरा हुआ है। कि जब भी हम गांव जाते तो हम देखते हैं, हम अपने बड़े बुजुर्गों को देखते थे कि वो ताकुली से कैसे ऊन को ताकुली से थोड़ा बुनते ताकुली थे। को थोड़ा डिफाइन करोगे जिन मतलब लोगों को ऐसा पता होता नहीं? है, एक लकड़ी का बना हुआ रहता है, उससे जो ऊन है उसे मतलब ऐसे करके हम ऊन को थ्रेड्स में कन्वर्ट करते हैं, छोटे छोटे। फिर उसके बाद उन थ्रेड्स को मशीन के द्वारा या हैंड्स के द्वारा, जो वहाँ के लोकल जो आर्टिसंस है, जिनका ये काम है, जो पेशे से काम करते आ रहे हैं, तो वो लोग इस चीज को करते हैं, अच्छे कपड़े बनाते हैं। जैसे एक तो आपने फजी देखी, उसके बाहर पे एक इधर साइड पे पहनते हैं गातोर, तो वो भी इसी प्रोसेस से बनती है, उसमें थोड़ा कलर आ जाते हैं। फिर एक पच्ची उड़ी होती है,
वो भी बहुत सुंदर लगती है। वो महिलाएं ऐसे पीछे से डालते हैं, ऐसे पीछे से बांधते हैं, तो वो पीछे पूरी लटकती है। तो वो अच्छा। भी इसी प्रोसेस में बनाते हैं। और बाकी जो ढाटू है ये थोड़ा बाहर से आ जाता है, ये बाहर से लेते हैं। और ढाटू का भी कल्चर, ये ढाटू से लोग समझते हैं ये तो हिमाचल वाले, हिमाचल वाले। पर ढाटू इधर साइड इस एरिया में भी पहनते हैं। वैसे ढांटू और जो भी चुन्नी मतलब है, इसको स्त्री का एक ताज कहते हैं, महिलाओं का एक ताज कहते हैं, क्यों? कुछ जानते हैं इसके बारे में? हाँ ताज, लेकिन कई बार ये जो ये ढाटू है ना, ये एक टाइम के लिए ताज है। जैसे मुझे अभी बहुत शौक है ढाटू पहनने का, लेकिन एक टाइम पे जो ये ढाटू है वो सिंबल ऑफ थोड़ा वो है, एक महिला को एक तरीके से आप मानो कि एक फिर बोझ बन जाता है कि ढाटू है। जिस स्त्री ने ढाटू धारण कर लिया उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ जाती है। और फिर ऐसा है कि अगर गांव में कोई शादीशुदा महिला है और उसने ढाटू नहीं पहना, तो हाँ। उसको ऐसे माना जाएगा ये थोड़ी मॉडर्न बन रही है या थोड़ी अलग से दिखने की कोशिश कर रही है, जज करने लग जाते हैं। तो ढाटू एक तरीके से आप मान लो महिला की सुंदरता को भी दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ वही महिला पे थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ अब इसकी शादी हो चुकी है, तो ये सिंबलाइज करता है ढाटू। अब तो खैर बहुत सारी लड़कियां पहनती है ढाटू, मैं भी पहनती हूँ, तो ठीक है। जब तक फिर ये है कि इसको अब धीरे धीरे करके अब लोगों की जो मेंटालिटी अच्छी होती जा रही है, तो अब इसे इतना ज्यादा स्टीरियोटाइप नहीं है गांव में। जिन लोगों की मेंटालिटी अभी तक सही नहीं है और वो सुन रहे हैं इसको, उन लोगों की थिंकिंग में क्या चेंजेस लाना चाहोगे इसके लिए? तो फिर ये चीज है कि अगर आपको लगता है कि अगर ढाटू स्त्री के लिए कि थोड़ा बोझ है या आप उसे ढाटू के द्वारा कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो पहाड़ों की स्त्री, आप गौरा देवी को देख लो, क्या स्त्री थी वो। बिल्कुल। और ऐसी बहुत सारी हमारी बड़ी बड़ी रानियां, कर्णावती, रानी कर्णावती को देख लो, उन्होंने इतने सारे मुगलों की नाक कटवा दी थी। तो ये चीजें कि जो ये जितनी भी महिलाएं हैं हमारे खासकर पहाड़ों की महिलाएं, ये कभी भी मतलब ऐसे कम नहीं रही, पुरुषों से भी इन्होंने बढ़ के बहुत काम किए। बस ये कि थोड़ा ये लाइमलाइट में नहीं आ पाई उस टाइम। तो अब खैर अब धीरे धीरे पहाड़ में भी रेवोल्यूशन आ रहा है, धीरे धीरे पहाड़ में भी लोग समझ रहे हैं, नारी शक्ति को पहचान रहे हैं। इवन बहुत कुछ पार्ट में मैं बोलूंगी, जैसे कुछ पार्ट है हमारे गांव में भी, इवन हमारे जो क्षेत्र में महिलाएं अभी भी, पहले भी रूल करती थी और अभी भी रूल करती है, ऐसा नहीं है। बस हर सोसाइटी में थोड़े थोड़े लोग होते हैं ना जिनकी सोच थोड़ी ऐसी होती है कि हाँ महिलाओं को किचन में ही रहना चाहिए, महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए। एक दौर तो वो था जब मम्मी लोग का था, एक टाइम था वो, और एक टाइम ये है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं। तो क्या उस टाइम पे महिलाओं को ज़्यादा चीज़ें मतलब दी जाती थी, उनको ज़्यादा सम्मान दिया जाता था? ये टाइम है जब इन सब चीज़ों की लिए लोगों की आंखें खुल गई है और अब उनको ज़्यादा सम्मान दिया जाता है? पहले भी था, पहले भी कुछ घर तो ऐसे थे, जैसे अगर अब मैं आपको अपना पर्सनल घर का बताऊं, तो मेरे घर में मेरी जो परदादी थी, तो उनका जो रोल था वो घर में वो बहुत इम्पोर्टेंट था। अच्छा। मतलब छोटे से बच्चा से लेकर बड़े जो हमारे दादा थे, हमारे चाचा थे, जो भी थे, मतलब जब हम घर को लौटते थे वो दुकान से शाम के टाइम पे ना, तो सब वैसे पैर छूते थे, मतलब बहुत एक औदा बोलते हैं ना कि सुनी उनकी जाती थी। तो हमारे घर में तो ऐसा रहा है कि महिला जो मेन है घर की मुखिया माना जाता था। अच्छा। अब कुछ घरों में रहता है, कुछ और क्षेत्रों में रहता है कि जहाँ पर महिलाओं को थोड़ा ऐसा माना गया कि नहीं महिलाएं हैं तो थोड़ा अपने तौर तरीकों में रहो, थोड़ा ज्यादा दिखने की कोशिश मत करो। अब चेंजेस आए हैं, अब जैसे आप नई सोसाइटी है तो नई लड़कियां, अब जितनी भी नई लड़कियां हैं वो थोड़ी खुल चुकी हैं उनकी मानसिकता, और धीरे धीरे करके जो पुरुष लोग हैं, जितने भी लोग हैं, तो वो लोग भी थोड़े हो चुके हैं कि अब नहीं, अब ये सब चीजें नहीं चलती है, अब थोड़ा टाइम के साथ साथ। और फिर इसका जो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल ये है ध्यानी मैती मिलन समारोह, इसमें इतना सम्मान दिया गया महिलाओं को, उनको ही मेन दिखाया गया कि आज दिन तुम्हारा है, तुम ही मेन हो, तुम ही हो जो। तो कहीं ना कहीं अब सम्मान मिल रहा है, आप धीरे पहले धीरे से करके ज्यादा। लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी अपने देवी देवताओं को, वहाँ की परंपराओं को, वहाँ के देव डोलियों को मतलब बहुत अच्छे तरीके से सहेज के रखा जाता था, और अभी भी कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को पूजा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। इसका क्या कनेक्शन है, क्यों पूजते हैं इनको लोग और क्यों इतना प्यार करते हैं अपनी इन सब धरोहर से? लोगों का मानना है ना कि जो देवी देवता है यही है एक जो इन्हें सबको एक साथ रखते, एकजुट करके रखते।
तो फिर लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ, अगर हम देवी देवता की सुनेंगे तो घर में सब कुशल मंगल रहेगा। और लोग जो पहले के लोग ना बहुत डरते थे कि अगर हम देवी देवताओं की नहीं सुनेंगे तो ये हो जाएगा, वो जाएगा। और ये होता भी है। आप मानो, कुछ लोग मानते हैं कि उत्तराखंड में नहीं है, ये जो झूलते हैं, ये थोड़ा नाटक करते हैं, बट आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमने खुद फील करा है, मैंने खुद फील करा है कि जब इन पे देवी देवता आते हैं तो कैसे ये एक्ट करने लग जाते हैं। इनकी जो बॉडी है पूरी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, और फिर ये ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं जो सच में होती है और सच में जो इम्पैक्ट कर रही होती है। आज भी हमारे जो क्षेत्र में लोग, कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे किसी को अगर बच्चे नहीं हो रहे या फिर किसी के घर में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो सब देवी देवताओं पे डिपेंड करते हैं कि शायद हमसे कुछ गलती हुई होगी। और ये बहुत अच्छी चीज भी है। एक साइड पे आप मान लो, हमें इतना अंधविश्वासी भी नहीं होना चाहिए कि हम पूरे इन पे रिलाई कर जाएं। और एक साइड पे ये अच्छी चीज भी है कि तुम कुछ गलत करने से पहले डरोगे कि हाँ, जो भगवान है वो सब देख रहे हैं, जो देवी देवता हैं उनकी नजरें तुम पर है। तो लोग, इसलिए तो पहाड़ों के लोग बोला जाता है, पहाड़ों के लोग भोले क्यों होते, सीधे साधे इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ के जो कर्म भूमि है, यहाँ का जो ये देवी देवताओं पे जो आस्था है, इसने इन्हें भोला बनाया। इसने इन्हें सिखाया कि अगर तुम कुछ गलत करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड में तो है ही है, हिमाचल प्रदेश में भी एक जोड़ीदार प्रथा जिसको द्रौपदी विवाह के नाम से लोग जानते हैं, क्या है? जिन लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता, उनको कैसे समझाओगे इसके बारे में? और ये अब रहनी चाहिए कि खत्म कर देनी चाहिए? जोड़ीदार प्रथा, अब कुछ लोग इसे बहुत गलत वे में लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था, जो पहाड़ों में थोड़ा गरीबी दरिद्रता थी, तब लोग नहीं चाहते थे कि जो उनके लैंड्स है, वैसे ही पहाड़ों का जो टीरेन है बहुत ज्यादा टेरेस फार्मिंग वाला है, मतलब ऐसे बहुत जमीन वैसे भी कम है। और फिर अब लोगों की जब शादी हो जाती थी, तो मान लो किसी के 4 बेटे, तो जो एक जमीन है उसके 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो लोगों ने एक सोल्यूशन लाया कि हम जो है, ये जमीन है, ये ताकि एक ही बनी रहे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चारों भाइयों की शादी एक ही औरत से करा देंगे। फिर और ये वर्क भी करता था उस टाइम पे ना, लेकिन अभी थोड़ा लोग वही, अब लोगों की सोच में थोड़ी मॉडर्ननेस आ गई, तो लोग, अब लड़के भी थोड़े ऐसे रहते हैं, यार कैसे हम अपनी वाइफ को अपने ब्रदर के साथ शेयर करें, कैसे, मतलब वो सोच के ही थोड़ा उन्हें ऐसा लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे ये मजबूरी थी, और ये मजबूरी थी, फिर लोग ये जो प्रथा थी वो चलती आ रही थी, और इसे वो जस्टिफाई ऐसे करते थे क्योंकि जो हमारे पहाड़ों में, उत्तराखंड में और हिमाचल के भी कुछ पार्ट में जोड़ीदार प्रथा को उससे महाभारत के जो पांडवाज है उनसे लिंक कर दिया जाता था। वैसे लिंक करते थे, पांडव जो थे उनकी भी एक वाइफ थी, तो यही उन्हें हम पांडवों को ये अपना एक तरीके से एंसेस्टर मानते हैं, और खुद को पांडवों का ही वंशज बताते हैं। तो फिर ये इसी तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि जो पांडवों की एक वाइफ थी द्रौपदी, तो इसी तरीके से हम भी एक वाइफ रखेंगे, और जो है उससे लैंड कंसोलिडेशन, मतलब लैंड जो है आगे बटेगा नहीं और लैंड उतना ही रहेगा, और फिर उससे क्या है, फैमिली बटेगी नहीं, तो फिर उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी ठीक ठाक बना रहेगा। तो अब इसको कंटिन्यू करना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए? मतलब मैं इसमें अपना ओपिनियन दूं तो मैं चाहूंगी वैसे नहीं होना चाहिए, उस टाइम पे मजबूरी थी, लेकिन इस टाइम पे अब जो लोग करते हैं, जो लोग थोड़ा अपनी इस रीति रिवाजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसा है कि वो लोग कर सकते हैं। बाकी वैसे तो अब बहुत कम हो गया है, अब इसका जो केस है वो लास्ट ईयर देखने को मिला था, उसके बाद इतने केसेस नहीं देखे। हाँ, जो सिरमौर में शायद अभी हुई थी शायद। अभी आप सोशल मीडिया अवेयरनेस के लिए बहुत सारे मुद्दों पर काम करते हो, ग्राउंड लेवल पे भी और मतलब थोड़ा उसके ऊपर भी, तो ऐसा कौन सा काम है जो हर एक जन को, उत्तराखंडी नहीं बाहर के लोगों को भी, अपने कल्चर के लिए और अपने उस हित के लिए करना चाहिए? तो ये मैं, मतलब अगर पर्सनली बोलूँ तो, अगर आपको अपने कल्चर को आगे बढ़ाना है, अपनी लैंग्वेज को आगे बढ़ाना है, जो पुरानी जो हमारी चीजें हैं उनको आगे लेके जाना है, आपके फ्यूचर में जो आपके बच्चे होंगे उन तक बताना है, तो प्लीज अपने दादा दादियों के साथ बैठो, उनके साथ बैठो, उनसे पूछो कि पहले क्या चीजें होती थी, क्या जो है परंपराएं होती थी, क्या उनकी बोली भाषा थी, क्या उनका पहनावा था। तो ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि पहले जो उनके एंसेस्टर है उनके पास वो चीजें थी 100%,
फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आते हुए 90 हुआ, 80 हुआ, और अब की जनरेशन के पास मात्र 10% रह गया है। तो यही है, अब इस 10% को अगर हमें बचाना है तो हमें थोड़ा कल्चर से तो लिंक रहना पड़ेगा, क्योंकि कल्चर ही है एट द एंड, कल्चर है जो तुम्हें डिफाइन करता है। अब आज मैं यहाँ हूँ अपने कल्चर की वजह से, बिल्कुल। और आज इंस्टाग्राम पे भी अगर मैं काम कर रही हूँ तो कल्चर की वजह से ही मुझे इतना बूस्ट मिला है। हाँ, मैं अपने कल्चर से जुड़ी हुई हूँ, तो लोगों को लगता है हाँ अपने कल्चर से जुड़े रहना चाहिए। अभी उत्तराखंड में बहुत सारे ट्रैक्स चलते हैं, जिसमें कुछ अच्छे ट्रैक्स हैं। केदार कांठा हो गया, मोरी सांकरी हो गया, अपना एक रूपकुंड हो गया। इसमें क्या है कि मतलब हम उत्तराखंड के ना बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। बाहर के बहुत ज्यादा लोग इसमें ना इंटरेस्ट लेते हैं कि हाँ यार ये ट्रैक है उत्तराखंड में, तो इसको मिस्टीरियस बनाते हैं, चीजों को देखते हैं। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड के लोगों को भी इसमें भाग लेना चाहिए और बढ़ चढ़कर इन सब ट्रैक को मतलब कंप्लीट करना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि उनकी धरोहर जो है वो अभी भी जीवित है? हाँ, वो सोचते हैं ना कि अभी टाइम है, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, यही तो है बगल में, एक दिन में चले जाएंगे। ठीक है, मतलब ये कि उन्हें करना तो चाहिए, अब चाहे आज करो कल करो, थोड़ा जब आप देखोगे ना वहां पर जाओगे तो आपको पता चलेगा हाँ कैसे। और साथ में जब आप वहां जाओगे तो आप देखोगे कि बाहर वालों ने आके यहाँ पर क्या कर रखा है, तो आपको थोड़ा लगेगा हाँ यार हमें कुछ तो करना चाहिए, थोड़ा अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि जो बाहर वाले हैं वो थोड़ा यहाँ पर गंदगी ना करे या कुछ ऐसा ना करे। बाकी जो ये रूपकुंड वाला है ये तो नंदा देवी यात्रा वाला है, तो इसमें तो खैर पार्टिसिपेट करते ही हैं। इस बार बहुत टाइम बाद जो ये नंदा देवी यात्रा निकलेगी, पूरे 12 साल बाद, तो इसमें तो गढ़वाल से आते, कुमाऊं से आते, बहुत सारे रीजन से लोग आते, तो इसमें तो खैर आएंगे। लेकिन जो ये और जो ट्रैक्स है वो करो आप, बाकी देखो फिर साथ में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलो कि अगर हम ट्रैक करने जा रहे हैं तो अपने साथ कुछ जो कूड़ा कबाड़ा वहां पर फैला रखा तो अपने साथ नीचे के लिए, क्योंकि डिसेंड करने में इतनी परेशानी नहीं होती जितना आप ऊपर चढ़ते हो ना, तो अपने साथ थोड़ा बहुत कूड़ा कबाड़ा साथ लेके चलो। हमारी भी एक मतलब ट्रैकिंग आप कंपनी बोल सकते हो, फैमिली वाली है, हिमालयन हाइकर्स। तो हमारा भी एक ये रहता है, दादा का, पापा का, चाचू का, जितनी भी हम हमारे जो पेरेंट्स लोग काम करते, इनका एक मोटिव रहता है हमें ट्रैक्स कराने, लेकिन एक सस्टेनेबल तरीके से, कि आगे फ्यूचर तक ये चीजें बनी रहे। और जब हम ऊपर जाएं तो हम हर बार हम ट्राई करते हैं, हमारे जो ट्रैक गाइड्स है वो अपने साथ कट्टे भर भर के जितना भी थोड़ा बहुत कूड़ा कबाड़ा फैला रखा होता है रास्ते में, वो उठा उठा के नीचे ले आते, फिर उसे नीचे जहाँ पर भेजते हैं कबाड़ा कूड़ा उधर भेज देते हैं। क्या आपको भी लगता है कि जो उत्तराखंड अभी है इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए पुराने लोगों ने तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, लेकिन जो अब के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसको हार्म पहुँचा रहे हैं, मतलब इसको हानि पहुँचा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको खत्म करने पे लगे हुए हैं? क्या आपको लगता है कि वो अपने ही लोग हैं या कोई बाहर का है? पुराने लोगों को ना जो ये है मोह माया नहीं थी इतनी, उन्हें बस ये था कि हमें अपने पहाड़ प्यारे हैं, हमें अपना घर प्यारा है, उन्हें बस यही था। अब के लोगों को थोड़ा पावर का चस्का चढ़ गया है कि हमें पावर में रहना है, हमें पैसे कमाने हैं, तो अब वो सोचते हैं कि 2 दिन की जिंदगी अपना अच्छे से मौज मजे में उत्तराखंड में रह रहे हैं, और फिर उसके बाद तो भगवान जाने क्या होगा। लेकिन पहले के लोग थोड़े रिस्पॉन्सिबल थे, वो उत्तराखंड को पूजते थे, अपनी देवभूमि को पूजते थे। आज की जनरेशन ऐसी नहीं, बहुत सारे आज की जनरेशन में आप इतने सारे यूथ्स हैं हमारे इंस्टाग्राम पर जो इतना अवेयरनेस फैलाते हैं, यूट्यूब पर बहुत अवेयरनेस दिखाते हैं, चीजें बताते हैं, कुछ भी गलत हो रहा हो तो कन्फ्रंट करते हैं। लेकिन कुछ जनरेशन ऐसी, उन्हें बस वही है कि अपनी मौज मस्ती करनी है, इवेंट्स पे जाना है, कॉन्सर्ट्स पे जाना है, और फिर इतने ही तक उनकी उत्तराखंड वाला सीमित है। तो कौन बर्बाद कर रहा है इसको? बर्बाद वो लोग कर रहे जो नेग्लेक्ट करते चीजों को। जैसे अगर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है तो वो चीज नहीं दिखाते, या अगर कोई इनिशिएटिव लेके वीडियो बना रहा है उस चीज का, तो इंस्टाग्राम पे देखेंगे, स्क्रॉल कर देंगे, वो सोचते हैं हमारे एक लाइक से, एक कमेंट से क्या होगा, लेकिन उससे फर्क पड़ता है। आज सोशल मीडिया आज इतना पावरफुल टूल है कि अगर तुम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हो, अगर तुम वीडियो भी नहीं बना रहे हो लेकिन अगर तुम वीडियोस को सपोर्ट करते हो, वैसी वीडियोस को आगे लेकर जाते हो, तो जितने भी गलत काम कर रहे हैं लोग वो अपने आप रुक जाएंगे। उनमें एक डर बैठा रहेगा कि सोशल मीडिया है। पहले के टाइम पे तो सोशल मीडिया भी नहीं था, तब भी लोग कनेक्टेड थे, तब भी लोगों को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमारा जो उत्तराखंड है हमें इसे साफ रखना है, इसे एकदम सशक्त करके
आगे बढ़ाना है। पहले के लोगों ने जो ये उत्तराखंड राज्य बनाया, ये बनाया इसलिए ताकि यहाँ जो लोग हैं अच्छे से रह सके। आज देखो देहरादून में कितने क्राइम्स बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो सोचते बस कि हम सेफ हैं, हमारी फैमिली सेफ है, उतना काफी है। बल्कि अब जो युवा है ना, उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए इस चीज़ के लिए, और मैं चाहता हूँ कि बड़े लेवल पे काम करना चाहिए सबको, ताकि जो उत्तराखंड में ये सारी चीज़ें हो रही है ना, उसको ख़त्म किया जाए कहीं ना कहीं। जो बुरी चीज़ें हैं, भले आप फ्रंट हैंड पे नहीं आओगे, आप बैक हैंड से भी काम कर सकते हो। और जो आपने कहा कि हाँ, वीडियोस को सपोर्ट करो, उन सब चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट करो, आप रिपोस्ट कर सकते हो, ताकि वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और उसकी वजह से अवेयरनेस फैल सकती है। एक पार्ट बनो, मतलब पार्ट ऑफ एक छोटा सा, बोलते हैं ना, एक डूबते हुए तिनके का सहारा बहुत है। तो हर एक छोटा से लेकर अगर बड़े लग कोई भी इस चीज़ को करेगा, तो वो ना एक दिन हमारा उत्तराखंड बचा रहेगा। और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, अभी तो हम जेन-ज़ीज़ में बैठे हैं, तो अभी तक थोड़ा बहुत सेफ है। इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही खराब हो गया है, लेकिन आने वाला टाइम और ज़्यादा क्रूशियल होगा। जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें खराब होगी। तो मैं चाहता हूँ कि हर किसी लोगों, हर एक जो यहाँ का व्यक्ति है, जो यहाँ पे रहता है, जिसकी ये पावन धरती है, उसको छोटा से छोटा इनिशिएटिव लेना चाहिए और अपनी धरती को बचाने के लिए काम करनी चाहिए। उत्तराखंड में 4 धाम है और बहुत सारी ऐसी प्यारी-प्यारी चीज़ें हैं, जिसको मतलब बताना चाहिए लोगों को। तो अगर आपको उसको डिफ़ाइन करना पड़े कुछ ही शब्दों में, अपने पावन धरोहर की जो 4 धाम हैं, यहाँ की जो चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, जो यहाँ का धरोहर है पुरानी, इन सबको अगर बचाने के लिए, इन सब चीज़ों को रेक्टिफ़ाई करना हो, तो कौन से ऐसे वर्ड्स होंगे, जिसमें आप इन सब पूरे संपूर्ण सारी चीज़ें आ जाएँ? तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि एक गाने के थ्रू, हमारे गिरदा जी के गाने के थ्रू, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, म्यारे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, म्यारे हिमाला, धर मुकुट तेरो हिउ झलको, धर मुकुट तेरो हिउ झलको, झलके गल गंगे की धारा, म्यारे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, म्यारे हिमाला। बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी, और इस गाने में मतलब पूरा उत्तराखंड भी आता है, अच्छा लगता है। अभी आपने बात करी एक नंदा देवी राजात यात्रा की। जैसे अभी चल भी रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग मतलब ये भी पोस्ट कर रहे हैं कि इस साल नहीं होगी, अगले साल होगी। पॉलिटिक्स की वजह से, मतलब मेन तो वही है। क्या आपको लगता है कि इस साल ये होगी, और अगर अगले साल जाएगी तो जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? होगी इस साल। पहले बीच में थोड़ा रूमर्स आ रहे थे ना, कि थोड़ा ऐसा पॉलिटिकली लोग बोल रहे थे कि अभी तैयारी नहीं हो पाई है, कुछ चीजें हैं, शायद से वो मतलब इसको थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा चाह रहे होंगे कि इससे कुछ मुनाफा हो कुछ। पर ठीक है, लोगों ने आक्रोश जताया, लोग सामने आए, बोले कि 12 साल का जो ये हमारा रीति रिवाज बना हुआ है, इसमें आप कुछ बाहर से आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, ये होना ही है तो होना ही तो होगा। अभी इस साल होगा मोस्ट प्रोबेबली होगा। वैसे तो देखा जाए तो अगर हम अपने पुराने पंचांग के हिसाब से चलें तो ये तो 2 साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन 2 साल तो आपदा की वजह से डिले हो गई, और फिर इस साल और डिले करना चाहते हैं। तो इससे कहीं न कहीं हम लोगों को नुकसान हो। तो मैं भी चाहता हूँ कि ये जो अभी हमारी नंदा देवी राजात यात्रा अब है, जब आस्थाएं बनी कंप्लीट है होनी तो चाहिए। पूरी तो होनी चाहिए। हाँ, उत्तराखंड की कुछ पुरानी कुरीतियाँ हैं, भले मैं उसको रेक्टिफाई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ हैं, जो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उस टाइम के हिसाब से चलती भी सही थी। लेकिन अब उसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जो अब का जो दौर है, उसमें वो कहीं न कहीं सही नहीं बैठ रही है। तो आपके हिसाब से वो कौन-सी कुरीतियाँ होंगी? मैंने इस पे वीडियो बनाया था, तो जो पूरा इंटरनेट है, खासकर उत्तराखंड के लोग 2 सेक्शन में डिवाइड हो गए थे। कुछ लोग मतलब ऐसे बोल रहे थे, आप ऐसे कैसे हमारे आप रिचुअल्स पे, हमारे कस्टम्स पे कैसे आप बोल सकते हो? तो मैं भी उत्तराखंड से ही आती हूँ। हमारे यहाँ पर भी हमने अपनी आँखों के सामने देखा है कि कैसे फीमेल्स को उस दौरान, जब महीने में 4 दिन वो अ, एक तरीके से फिज़िकली उतनी सही नहीं रह पाती, लेकिन उस टाइम पे भी उनके साथ थोड़ा बहुत ऐसे घरवाले रिचुअल्स करते हैं कि आपको रसोई में नहीं आना, आपको ये चीज़ें नहीं करनी, वो चीज़ें नहीं करनी, बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई जाती है। और दूसरा जो सेक्शन था इंटरनेट पे, वो सराहना कर रहा था, कह रहा था कि कुछ जो औरतें वो सामने आई, उन्होंने कहा कि हमने भी अपने ससुराल में झेला,
हमारी जब शादी हुई, हमारे बच्चे हुए, तो उस दौरान हमें क्या बोलते परेशान किया गया और फिर वो खुल के सामने आई, उन्होंने बोला। तो एक तो बहुत एक साहस चाहिए होता है कि आप इंटरनेट पर ऐसी चीज़ें आप साहस के साथ ला रहे हो। ये चीज़ें आप मान सकते हो, ठीक है, पुराने टाइम पे हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, उनकी रही होगी थोड़ी आस्थाएँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मुझे तो ऐसा लगता है जो रूल्स बनाने वाले थे, ये सारे वो रहे होंगे, मेल्स रहे होंगे कि हम अपने आप को थोड़ा पावरफुल स्ट्रॉन्ग दिखाते बना हैं, कि वुमेन को थोड़ा नीचे नीचे दिखाया दिखाते हैं और हम पावरफुल हैं। बाकी आप खुद सोचिए कौन भगवान है या कौन ऐसा चाहेगा कि जब महिला को सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, तब आप उसे बिल्कुल अलग रखो। और उस टाइम पे ये रील आई थी तो फिर कुछ मुझे जानकर तब हैरानी हुई, तब मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि बहुत सारे हमारी जनरेशन के, मेरी एज के लड़का-लड़की कमेंट में इसको एकदम जस्टिफाई कर रहे थे कि ये तो अच्छा हमारा पुराना कल्चर है, ये तो होते रहना चाहिए। और फिर जब उन्हें लोग ऐसे बोलने लगे कि ये क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, गलत चीज़ है, फीमेल को उस टाइम पे बहुत केयर की ज़रूरत होती है। फिर पता है इसे वो साइंटिफिकली वो करने लग गए जस्टिफाई कि अरे ऐसा होता है ना कि उस टाइम पे जो बच्चे होते हैं, वो ना उनको थोड़ा क्या बोलते हैं कीटाणुओं से बचाने के लिए करते थे। तो हमारे जो पूर्वज थे वो बड़े हमारे जो बड़े दादा लोग, तो बड़े साइंटिफिकली उन्होंने ये करा कि ताकि बच्चे को ना थोड़ा वायरस इन सब चीज़ों से बचाया जा सके कि अच्छा कीटाणुओं से। फिर मैंने वीडियो में भी बोला कि अगर वो ऐसा होता है ना कि कमरे में एक लेडी है अपने बच्चे के साथ, तो जो ये लोग हैं कमरे में जाएँगे। उस टाइम नहा के नहीं जाएँगे, उस टाइम हाथ-मुँह धो के पूरा क्लीन होके नहीं जाएँगे। अब जैसे ही कमरे से बाहर आएँगे, तब वो एक तरीके से अछूत बन गए। अब वो क्या बोलते हैं थोड़े इम्प्योर हो गए। फिर उसके बाद वो गंगा जल से स्नान करेंगे, जो भी करेंगे, उसके बाद वो भोजन ग्रहण करेंगे। तो अगर खतरा बच्चे को था, तब तो उन्हें फिर कमरे से पहले जब वो कमरे में एंटर कर रहे थे, उस टाइम पे नहाना चाहिए था, उस टाइम पे अपने आप को पूरा सैनिटाइज़ करना चाहिए क्योंकि था। उस टाइम पे तो सेंसिटिव तो बच्चा है फिर बिल्कुल तब फिर उन लोगों को लगी ये बात, हाँ, कैसे फिर कमेंट में कर रहे थे ना कि आप क्या जानते हो हमारे कल्चर के बारे में, हमारे यहाँ ऐसे होता है। और ज़्यादातर पता है ये लड़के थे। मैंने कहा तुम्हें जो कुछ नहीं पता फीमेल के बारे में कि इस टाइम पे उसे कितना झेलना पड़ता है, कितनी प्रॉब्लम्स होती है। और खासकर अगर सिज़ेरियन हुआ है, ऑपरेशन वाली डिलीवरी हुई है, उस टाइम पे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। अब उस टाइम पे तुम ना उसके पास जा रहे हो। और पहले के टाइम पे तो ऐसा होता था कि ओबरे होते थे ना जहाँ गाय की गौशाला है, वहाँ पर उनको रख दिया जाता था कि अब तुम्हारा बच्चा होगा, यहीं होगा। और पूरा 10-20 दिन के लिए वो गौशाला में ही रहती थी। उतनी गर्मी में, उतने गाय के साथ ओबरे में, तो बहुत पहले की औरतों ने तो बहुत झेला। और ये उन्हें लगता भी नहीं है उन्होंने झेला, पता है उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है कि ये शायद होता ही होगा। तो फिर तभी वो जो औरतें हैं, वो अपनी बहुओं के साथ सेम चीज़ करती हैं। इस बात के लिए तो मैं आपकी सराहना करना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा पॉइंट उस लेवल पे रखा जहाँ पे मुझे मतलब पता आजकल के था लोग कि इसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे डिसएग्री करेंगे, मे बी अनफॉलो भी करें। नहीं चाहिए मुझे ऐसे फॉलोवर्स जिनकी सोच इतनी बुरी है। ये तो मतलब वो नीचे वाली बातें आ जाती है मेरे हिसाब से। तो मैं अगर बोलना चाहूँ तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को और बढ़ चढ़ के बतानी चाहिए ताकि अवेयरनेस फैले, क्योंकि पुराना जो दौर था ना उस टाइम पे लोगों की थोड़ा सी सोच कुछ अलग थी, इतना बाहर का माहौल कुछ देखा नहीं था, तो उनकी जो आस्थाएं थी वो उस टाइम पे ठीक थी। लेकिन अब के दौर पे इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक महिला, एक यंग लड़की और ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस करती हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं ख़त्म होनी चाहिए। जो पहले के टाइम पे छूत छूत वाली चीज़ें चलती थी, तो मेरे हिसाब से भी इसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर देना चाहिए। तो मैं एग्री हूँ बिल्कुल, और मेरा पहला वोट रहेगा आपको कि बहुत अच्छा किया आपने। और ऐसी वीडियो आप ही क्या, जितने भी अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग जो काम कर रहे हैं वो लोग भी ऐसी वीडियो बनाएं ताकि उन लोगों तक ये बात जा पाए जिनकी ये थिंकिंग बनी वो हुई है। लोग डरते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम ऐसी वीडियो बनाने लगे हमारे फॉलोवर्स कम हो जाएँगे, लोग हमें गालियाँ देंगे। देखो मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया के लिए काम ना करो, लेकिन अपनी सोच अपने अपने लिए मन के लिए करो। तो करो। अपने पाप को तो हटाओ जो आपके मन में है। पहले तो खुद से ठीक करोगे ना, ट्रू। मन साफ होगा तो सारी चीजें खुद ही साफ हो जाएगी। भगवान कभी नहीं बोलता कि मेरे पास नहा के आओ। हुँ। तो ये सारी चीजें जो है मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए, और उस लेवल पे ये कहीं भी स्केल नहीं करती है कि हाँ इसको प्रायोरिटी रखना चाहिए। उत्तराखंड में जैसे भी हालात बने हुए हैं, और कई सारे ऐसी जगह हैं जहाँ जहाँ तो 3-3 4-4 रोडें हैं एक ही जगह में कनेक्ट करने के लिए, और दूर गाँव में अभी भी बहुत सारे संसाधनों की कमी है, रोड की कमी है। तो आप क्या डेवलपमेंट चाहते हो जो उत्तराखंड में हो और हर एक गांव में डेवलपमेंट हो?
तो ये ना इंटरनेट पर और ये डिबेट ही रहती है कि बहुत सारे लोग क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और एक रेग्रेसिव डेवलपमेंट को अलग-अलग नहीं देख पाते। पहले तो आप इसी को बताओ कि ये होता अब क्या क्या बहुत सारे लोग क्या होते हैं वो सोचते हैं कि उत्तराखंड में डेवलपमेंट चाहिए ही नहीं। अब जब बारिश आ जाएगी, अभी है? रेनी सीजन्स आ जाएंगे, हम्म, तो जैसे-जैसे रोड्स कोलैप्स करेंगी, फिर वो बोलेंगे तुम्हें ही चाहिए था ना डेवलपमेंट, लो हो गया डेवलपमेंट और लाओ डेवलपमेंट। लेकिन वो ये नहीं समझते कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। हम्म, अब आप देख लो उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, लेकिन तुम उसे एकदम फाइनेंशियली, ताकि तुम्हें वहां से फाइनेंशियली और ज्यादा पैसा अर्निंग हो। मिले, अर्निंग हो, तुम वहां पर और ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हो। अब आप देख लो केदारनाथ में रोपवे बन रहा है, हम्म, मसूरी में ऑलरेडी जब 2-3 रास्ते हैं जाने के, तो रोपवे की क्या जरूरत है। अब बिल्कुल। देखो इससे क्या होगा, बाहर के जो सीधा क्राउड है उत्तराखंड में पहुंच जाएगा। अब जहां पर अति कोई भी चीज अति अच्छी नहीं होती। बिल्कुल। अब वहीं आप देख लो हमारे क्षेत्र में उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, जहां पर रोड्स नहीं है, जहां पर लाइट नहीं है। तो पहले आप ये ट्राई करें कि उत्तराखंड में इन गांव में आप रोड पहुंचा दें। जैसे ही रोड पहुंच जाएगी बाकी चीजें अपने आप आ जाती है। ठीक है लेकिन जाएंगे। आप ट्राई करें यहाँ रोड पहुंचाएं। जितना आप फंड मसूरी में लगा रहे हो, जितना आप फंड केदारनाथ में लगा रहे हो, जितना फंड आप कहीं दूसरी जगह लगा रहे हो, उतना फंड आप इन छोटे छोटे गाँव में लगाओ, क्योंकि यहाँ के लोग भी तो आपको वोट देते हैं, उनके वोट की भी उतनी वैल्यू है। वैल्यू। बस ये कि यहाँ से आपको पैसा वापस नहीं मिल रहा है, इसलिए आप यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप जब आप खुद ये जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी ये डिसाइड करने वाले लोग हैं, जब ये खुद चल के पैदल चल के उन गाँव में जाएंगे, तब जाकर इन्हें पता चलेगा कि वहां पर आम आदमी हर रोज अपनी जो जिंदगी है वो कैसे बिता रहा है। हर रोज उसे वो नदियां पार करनी पड़ती है, वो पहाड़ों पे चढ़ाई करनी पड़ती है, बरसात में कच्चे पुल हैं वो टूट जाते हैं, वहां पर पक्के पुल नहीं है। तो धीरे धीरे करके काम हो रहा है, रोडें जारी हैं। अभी कुछ गांव ऐसे हैं जहां अभी भी नहीं गई, जहां पर इनिशिएटिव भी नहीं लिया, और एक गांव ऐसा है वहां पर इनिशिएटिव लिया, पर वहां पर थोड़ा कुछ ऐसा माना जाता है कि दैवीय शक्ति है। लिवाड़ी करके एक गांव है हमारे क्षेत्र में, तो वहां पर 10 साल से रोड ले जाने का ट्राई किया जा रहा है, लेकिन एक एक पॉइंट ऐसा आ रहा है उस रोड में, मतलब आगे पूरी एक चट्टान है, उस वो चट्टान कट ही नहीं रही। और जितनी भी वहां पर एलएनटीज आई, जेसीबीज आई, वो या तो खराब हो जा रही हैं, और मैंने सुना था कि वो जो एलएनटी है वहां पर 1-2 एलएनटी गिर भी गई, और फिर ऐसी वहां पर प्रॉब्लम आ रही है। और लोगों ने वहां पर, स्थानीय लोगों में, जैसे हमारे पहाड़ के लोग होते हैं, कि थोड़ा पूजन किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो फिर ये शायद कुछ होगा वहां पर कि कोई ऐसी नेचुरल शक्ति है, कोई स्पिरिचुअल शक्ति है जो उस रोड को आगे नहीं ले जाने दे रही है। या फिर अगर साइंटिफिकली बोला जाए, क्योंकि मैं दोनों तरीके से सोचती हूँ, मैं उत्तराखंड से आती हूँ तो मैं इस तरीके से भी सोचती हूँ और साइंटिफिकली भी सोचती हूँ कि वहां पर शायद जो चट्टान है वो थोड़ी ऐसी बनी हुई होगी, कुछ उसमें ऐसे वही चट्टान अलग से जो शायद इतना नॉर्मल कटर से कट नहीं हो पा रही होगी। तो उसके लिए भी मैं दरख्वास्त करूंगी, जितनी आप ये हाई मशीनरी यूज करते हो, सेंट्रल लेवल पे थोड़ा वहां पर आए, काम करे, देखें उसको, थोड़ा वहां पर इन्वेस्ट करे, क्योंकि आपको इस इन्वेस्टमेंट से शायद पैसे वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन लोगों की आपको एक लोगों का प्यार मिलेगा, भरोसा मिलेगा, और फिर अगर लोग वहां पर खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे, अच्छे से, तो आपको अच्छी दुआएं भी मिलेंगी। बिल्कुल। उत्तराखंड के लोकगीत हमारी एक पहचान है, तो आपके पास कोई ऐसा गाना या कोई ऐसा लोकगीत या कोई जागर जिसने हमारी पूरी संस्कृति को एक ही पूरी माला में पिरोया हो? मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक लोकगीत या जागर तो नहीं है, बट ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें मतलब उन्होंने एक ही गाने में एक लड़की की सुंदरता के जरिए पूरा जो यहाँ के जितने भी क्षेत्र है, गढ़वाल हो गया, कुमाऊं हो गया, जौनसार हो गया, उनको दर्शाया है। तो गाइए जरा इसको एक बार। तेरो बकी बात रूप कमायूचा, हाय तेरो बकी बात रूप कमायूचा, त्वै मसेरो गढ़वाल समायूचा, तेरो बकी बात रूप कमायूचा, पौड़ी की रौनक तेरे गलड़ियों माँ, जौन सारे जादू तेरे लटड़ियों माँ, श्रीनगर की गंगा तेरी आँखियों माँ,
फूलों की घाटी तेरी उठड़ियों माँ दतड़ियों माँ हिमाल बसायूं चा तेरो बकी बात रूप कमायूं चा। क्या बात है, क्या आवाज है, बहुत ही प्यारी आवाज। थैंक यू। ट्राई नहीं किया आपने कभी ऐसे गाना गाना स्टूडियो में जाके रिकॉर्डिंग करना? मतलब अभी ऐसे है, प्लान्स है अभी बना एक खुद का एक अच्छा गाना लॉन्च करना। वही बनाया ना, अभी? मतलब मेरे को ऐसा है कि कुछ गाना लाऊं मैं बहुत अच्छा, जो एकदम सुनने में सबको अच्छा लगे। लिखा है कि लिखोगे? लिखूंगी अभी, मतलब लिखा है थोड़ा बहुत, अभी उसको पर प्योर अभी करना है। ऐसे रिकॉल नहीं कर पाऊंगी। हमारे उत्तराखंड में हर 5 किलोमीटर के बाद गांव तो बदलते बदलते हैं। वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली, वहाँ के रीति रिवाज ही बदल जाते हैं, लेकिन वहाँ का सीधापन और उनका नेचर वो कभी नहीं बदलता। इस चीज़ को आप अपने भाषा के तौर पर मतलब कैसे समझा पाओगे लोगों को? मतलब होते हैं पहाड़ी लोग, कुछ भी बोलो ना, अब थोड़े हो गए हैं, अब थोड़े एडवांस हो गए हैं, लेकिन पहले जो है यहाँ पर थोड़ा जो विकास है बहुत लेट पहुंचा। लोगों के पास जो भी चीजें हैं, बाहरी इन्फ्लुएंस चीजें हैं, वो बहुत लेट पहुंची। तो अब है थोड़ा कि थोड़े खुल चुके हैं, लेकिन पहले लोग बहुत ज्यादा इनोसेंट हुआ करते थे। कुछ लोग अभी भी हैं, हमारे दादा दादी, इवन हमारे मम्मी पापा, वो लोग भी बहुत इनोसेंट हैं अभी भी। तो वही है, अगर जहाँ पर थोड़ा पैसा आ जाता है ना, जहाँ पर थोड़ा लोग फाइनेंशियली अच्छे हो जाते हैं, तो फिर वो चीजें सीखते हैं, थोड़ा सा उनमें आ जाता है कि हाँ अब ऐसे रहना है, ऐसे करना है, थोड़ा देश दुनिया कैसी चलती है। अब वहाँ के लोग बेचारे पहले से ही थोड़े पुराने जमाने से जी रहे हैं, और फाइनेंशियली भी उतने अच्छे नहीं थे पहले से, तो सीधे थे, भोले भाले थे, और अच्छी चीज भी है, भोले भाले थे। हाँ, देखो एक चीज़ तो अच्छी है कि डेवलप तो होना चाहिए, डेवलपमेंट तो होना चाहिए, लेकिन अपने नेचर को हमेशा अगर एक उसमें रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हम कहलाते हैं, बोलते हैं ना, ये पहाड़ों में सड़कें तो टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन लोग जो सीधे आते होते लोग सीधे होते हैं, हैं। तो ये परिभाषित करते हैं कहीं ना कहीं। आज का युवा जो सोशल मीडिया पे आपको देखता है, आपको सुनता है, और वो भी कुछ ना कुछ कल्चर के बारे में करना चाहता है, तो आप उन्हें क्या कहोगे ऐसा, या क्या बताना चाहोगे उन्हें कि वो कल्चर के लिए कुछ करें और कल्चर को बचाने में अपना? आप जिस भी क्षेत्र से आते हो उत्तराखंड के, आप कुमाऊं से आते हो, गढ़वाल से आते हो, जौनसार से आते हो, जौनपुर से आते हो, आप भोटिया कम्युनिटी से आते हो, कहीं से भी आते हो, बस ये कि अपना जो कल्चर है उसे आपको आगे लेकर जाना है। अपनी जो बोली भाषा है, पहले हमारी जो लिपि होती थी टांकरी, वो अब नहीं है। तो ये एक आप एग्जाम्पल की तरह, एक सबक की तरह ले सकते हो, क्योंकि पहले से हमने अपनी जो बोली भाषा है उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे बच्चे आज भी ऐसे जो पहाड़ों में नहीं रहते, शहरों में रहते हैं, लेकिन उनकी अपनी जो बोली भाषा है उन्हें नहीं आती। ऐसे, और पेरेंट्स को भी थोड़ा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जैसे अगर आप शहरों में भी रह रहे हो, तो शहरों में कभी कभी अपने बच्चों से आप अपनी भाषा में बात करो। आज जो आपके नए बोर्न है, छोटे छोटे बच्चे जो नए नए पैदा हुए हैं, उन्हें भी आप आजकल जो पेरेंट्स हो थोड़ा मॉडर्न हो चुके हो, सोचते हैं हम इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश सिखाएं, हिंदी सिखाएं। तो आप उन्हें अपनी भाषा भी सिखाओ, मेन अपनी भाषा सिखाओ, फिर हिंदी सिखाओ, फिर इंग्लिश सिखाओ। एक बेस तो क्लियर होना ही चाहिए जो अपना है। बिल्कुल। अभी जो भी आप रिप्रेजेंट करते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ये रियल में कल्चर के लिए है, कल्चर को बढ़ाने के लिए, या आपको भी सोशल मीडिया रीच के पीछे भागना है? मैं अगर सच बताऊं तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं एक दिन इतने फॉलोअर्स होंगे, ऐसे लोग जानेंगे पहचानेंगे। मेरे को बस ये था कि मेरे को फोन दिया मेरे घर वालों ने, ठीक है, अब 12th के बाद हमारे यहाँ ऐसा था 12th से पहले तुम्हें एक अच्छा फोन नहीं मिलेगा। अगर तुम 12th में अच्छा स्कोर करते हो, तो मैंने 97% स्कोर करा था, तो फिर परिवार वाले ठीक खुश हो गए, उन्होंने कहा अच्छा मेहनत कर रही है लड़की, तो फोन दे दिया। फिर फोन अच्छा था तो मुझे लगा अच्छा मैं अब वीडियोस बना सकती हूँ। तो फिर मुझे फिर एक यूकुलेले बजाने का बहुत शौक था। मतलब ऐसे मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आता था, तो जो यूकुलेले होता है वो गिटार जैसा दिखता है लेकिन छोटा होता है बहुत। और फिर मैंने वो खरीदा, और फिर उसपे मतलब अंश शंट कुछ भी बजाया, फिर थोड़े से कॉर्ड्स देखे,
फिर सीखा बजाया नहीं बज पाता था, फिर धीरे-धीरे करके बजा लिया। क्योंकि जब तुम्हें किसी चीज़ की नीड होती है तो तुम करते हो उस चीज़ को, कि हाँ, तुम्हें सीखनी है तो सीखनी है। वरना अगर मैं रॉ गा रही हूँ, सिर्फ़ ऐसे ही हुँ। बिना म्यूज़िक के गा रही हूँ, तो उतना प्लीज़ेंट साउंड नहीं करता था, उतना अच्छा नहीं होता था। हुँ। अब यूकेलेले के साथ मैं गाती हूँ, तो बहुत अच्छा सुनाई देता है। तो फिर ये चीज़ें थोड़ा-थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ा। और फिर थोड़ा जब पहले मैं सिंपल कुर्ती में सदरी पहन के, ढाँटू पहन के वीडियो बना ली। फिर मैंने देखा कि हाँ, ठीक है, थोड़ा अपग्रेड करो। तो मुझे चाहिए था मैं थोड़ा गुलोबंद पहनूँ, हुँ। लेकिन उस दौरान मैं गाँव में थी। अब गाँव में गुलोबंद नहीं मिलता, हुँ। और झुमके थे मम्मी के छोटे-छोटे, और चीज़ें भी थी, लेकिन गुलोबंद चाहिए था मुझे, गला खाली-खाली लगता। तो मैंने गुलोबंद खुद बनाया। अच्छा। मैंने एक क्या बोलते एक कपड़ा लिया पिंक कलर का, उस पे मैंने ऐसे मोती-मोती सिले, टाइम लगा उसमें, थोड़ा मम्मी ने भी हेल्प करा मेरे को, और फिर बनाया। और फिर जब मैंने पहना तो मुझे इतना अच्छा लगा, वो एकदम असली गुलोबंद दिख रहा था। तो फिर यही है कि तुम्हें एक्सक्यूज़ नहीं देनी है हुँ, कि हुँ। हाँ, तुम्हें अब जब ये चीज़ आएगी तब स्टार्ट तब करेंगे। स्टार्ट करेंगे। जब ये चीज़ आएगी तब एक बार स्टार्ट करो, और फिर तुम्हें ऐसा लगेगा, फिर जब एक टाइम पे तुम ऐसे पॉइंट पे पहुँच जाओगे ना, फिर तुम पीछे मुड़ के देखोगे, फिर सोचोगे अच्छा हुआ मैंने उस टाइम पे स्टार्ट कर लिया था। किसी चीज़ का मलाल रहता है अभी भी कि अगर उस टाइम पे ये कर लिया होता तो आज ये ना होता, और अगर आज ये है तो ऐसा कुछ नहीं किया? बस मलाल ये रहता है कि मैंने बचपन में थोड़ा म्यूज़िक सीख लिया होता, मतलब हुँ। ऐसे ना क्लासिकल सीख लिया होता, तो आज शायद मैं और अच्छा कर पाती, थोड़ा और अच्छे लेवल पर होती। पर कोई नहीं, अब ठीक है, अब जितना कर रही हूँ, खुद से कर रही हूँ, बाकी जब आप अब मिलते हो लोगों से, जो आपको जानते हैं, जो आपकी वीडियोज़ देखते हैं, तो कैसा लगता है उनसे मिलके? बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि वो लोग भी बहुत हम्बल होते हैं, वो आते हैं। मैं तो चाहती हूँ तुम आओ मेरे पास मिलो, बोलो अच्छा आप अंजलि हो ना, आप गाना गाती हो ना? मैं अभी गई थी ना यहाँ पर बुक जो मेला हुआ था ये परेड ग्राउंड में अभी बुक वाला। हुँ। वहाँ गई तो मैं एक दीदी के साथ थी, मेरी ऑफ़िस वाली दीदी ना, तो हम चल रहे थे, तो पीछे से कुछ लड़के थे, वो गए, उन्होंने कहा ये तो अंजलि रावत है ना? मैंने सुन लिया था, लेकिन वो शर्मा के चले चले गए। गए। तो मुझे ऐसा था यार आ जाते, मैं मारती थोड़ी ना इन्हें। सही मुझे बात। भी अच्छा लगता, पर अच्छे हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं तो अच्छा लगता है उनसे बात करके। जो ये प्रोग्राम होते हैं अभी, जिसमें नए क्रिएटर्स को बुलाया जाता है, इनका मीटअप रखा जाता है, क्या सिखाने के लिए ये मतलब चीज़ें रखी जा रही है? क्यों इनको बढ़ावा दिया जा रहा है? क्योंकि आज जो तुम सोशल मीडिया से लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर पाते हो, चेंज ला पाते हो, वो तुम और चीज़ों में उतना नहीं कर पाओगे। आज सोशल मीडिया इतना पावरफुल बन चुका है, लोगों को अपना बिज़नेस ग्रो करना है, तो वो सोशल मीडिया से किसी को लिंक कर लेंगे अपने साथ, और फिर इससे कमाई भी अच्छी है अगर तुम इसे सही से यूज़ करते हो। बाकी फिर लोग भी, अब लोगों को भी समझ आ गया, अब आप हमारे मम्मी-पापा लेवल के जो लोग हैं ना, जो अपना नॉर्मल सा कोई शॉप चला रहे हो, उसे भी पता चल गया सोशल मीडिया कितना पावरफुल है। पावरफुल तो वो किसी इन्फ्लुएंस को हायर करेंगे, उन्हें बोलेंगे आप हमारी मार्केटिंग कर दो। कर तो आज सोशल मीडिया की पावर है, इसलिए भी लोग, और इसमें ऐसा है कि जो फील्ड में जो अच्छा काम कर रहा है उसे वो रिवॉर्ड करे। जैसे अभी मैं एमओडी में गई थी, हुँ। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो थे, जो शायद थोड़ा रुष्ट हो गए थे कि उनको अवार्ड नहीं मिल पाया, तो वो ऐसे बोल रहे थे सारे बिके हुए रहते हैं, ये वैसे रहते हैं। मैं गई थी तो मुझे उन्होंने बुलाया कि हमें आपका काम अच्छा लगा, तो उन्होंने बुलाया। उन्होंने इवन मुझे इन्फॉर्म भी नहीं करा कि हम आपको अवार्ड देंगे। वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बुलाया, और मेरे को थोड़ा लेट भी हो रहा था तो मैं जाना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने कहा रुको, रुको थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और फिर बाद में जब उन्होंने मुझे स्टेज पे कॉल आउट करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोल दो, वही है ना, अंगूर बल अगर मिलते नहीं है तो अंगूर खट्टे लगते हैं, तो वैसा वाला सीन है कि आप भी अगर अच्छा काम करोगे तो आपको भी अवार्ड मिलेगा। कुछ लोग ऐसे, भले ही उनके फॉलोअर्स काउंट बहुत कम है, हुँ। लेकिन वो अपने काम से कुछ चेंज ला पा रहे बड़े स्केल पे, तो उन्हें भी अवार्ड मिले। अभी सोशल मीडिया से अर्निंग हो रही है कुछ? सोशल मीडिया से मतलब थोड़ा बहुत आते हैं, ज़्यादा भी नहीं आते। इतना मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा आते, इतना भी मतलब लोग नहीं आते। जीमेल पे मैंने अपना जीमेल दे रखा है ना, वहाँ पर तो हुँ। मेल करते हैं। बट वही है, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, और कुछ मेल तो ऐसे जहाँ इवेंट में जाना आज ही होता है और मैंने मेल भी आज ही पढ़ा। आज ही पढ़ा। तो वही है, थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी अभी मैं है कि इसको मैं इतना इतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेती हूँ सोशल मीडिया को, कि हुँ। मैं बिल्कुल ऐसे जुट जाऊँ कि मुझे बस ये करना है, फॉलोअर्स बढ़ाने, पैसे कमाने। ठीक है, मुझे
अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ। अब जिस दिन मुझे अच्छा लगना बंद कर जाएगा उस दिन मैं छोड़ भी दूंगी। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, मुझे रियल इश्यूज पे बात करना अच्छा लगता है। मैं अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से किसी की लाइफ अच्छी हो सकती है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो मैं करती हूँ। लाइफ का कोई ऐसा फेज जिसने बहुत ज्यादा दुख दिया हो? दुख वाला तो खैर फेज, दुख सुख आते रहते हैं जीवन में। कोई ऐसा जो बहुत ज्यादा डार्क हो, जिससे हम्म, लगा हो कि यार थोड़ा निकलना चाहिए? मतलब ऐसा था, मैं बचपन में बहुत बुली हुई हूँ कि मैं थोड़ी मोटी थी ना, तो ऐसे बुली करते थे लोग। तो ठीक है, तो उस टाइम पे लगता था यार, मेरे भगवान से यही प्रार्थना रहती, भगवान जी मैं क्लास में फर्स्ट आऊँ, भगवान जी मेरे को पतला कर दो। तो फैमिली में ये कौन सपोर्ट करता है सबसे सारे ज्यादा? करते। पहले ऐसा था, पहले उन्हें थोड़ा चाहिए, एक बार तुम्हें तुम्हारी फैमिली को ना चाहिए होता है कि तुम उन्हें करके दिखाओ थोड़ा सा कि हाँ हो रहा है, तब जाकर वो तुम पे विश्वास करेंगे, क्योंकि वो भी तुम्हारे बेटरमेंट के लिए करते हैं। अब जब मैंने धीरे धीरे करके कंटेंट डाला, ये मैंने 12th के बाद डाला, फिर जब उन्होंने देखा हाँ लोग जान रहे हैं, रिश्तेदार बोल रहे हैं अच्छा काम कर रही है, तो उन्हें भी खुशी हुई। तो वो लोग भी अब ऐसे नहीं बोलते कि तुम पढ़ाई करो। मेरी मम्मी है वो थोड़ा बोलती है कि थोड़ा पढ़ाई करो, थोड़ा अच्छी मम्मी पढ़ी लिखी हुई है? सरकारी। नहीं, मेरी मम्मी नहीं पढ़ी लिखी, तो इसलिए उन्हें पढ़ाई की इम्पोर्टेंस पता है। क्योंकि भेदभाव किया जाता है ना पढ़ाई नहीं फिर वो करते तो। सोचती हैं कि उन्हें पता है कि पढ़ाई से इंसान की जो मतलब इंसान में जितना अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है, चेंज आता है, पढ़ाई से आता है। तो अगर तुम पढ़ाई अच्छी करोगे, तुम्हारी जॉब लगेगी, एक रिस्पेक्ट आएगी तुम्हारी सोसाइटी में। जैसे आप गाना गाते हो, बहुत सारे रीमेक वर्जन भी बनाते हो, कोई आपका भी फेवरेट सिंगर होगा जिसके गाने आपको बहुत पसंद होंगे? मेरा फेवरेट सिंगर है, एक तो नेगी जी बहुत अच्छे लगते हैं और प्रीतम भरतवान जी भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं दोनों के छोटे छोटे गाने सुनाऊंगी। प्लीज। पहले नेगी जी का। खाई नारंगी के दाणे, खाई नारंगी के दाणे, भानुली मेरा हिया मा तुझे, तेरा हिया मा को हुलको जाने, हेटणो एथरे हेराणो पैथरे हर काणो फरकाणो, भल लगदो भल लगदो भल लगदो मोहना तेरो, हंसी हंसी बचाणो रे, भल लगदो। और प्रीतम जी का। आहा स्वाणु तेरी चाठी को तिल्ला, हसद गलड़ू मां देखे दो पिल्ला, तेरी आंखें गल की जांदी, घिच चुप रह बेछुई लगा दी, हो मुखड़ी माँ, हो मुखड़ी माँ, झपाक मार दियो, मर गयो मिट गयो पैतली उठड़ियो माँ, आहा सुरली मेरो जिया लागी गे, तेरी रोत्याली मुखड़ी माँ। अभी आपने उत्तरकाशी में भी शो किया, उसमें कोई गाना गाया, गाओगे एक बार? उसमें मैंने जॉन सारिये गाया था, तो ये उनका है, राकेश त्यागी जी का गाना है, बहुत प्यारा। हाँ, बोलो बस गए दिलो रे मेरे प्यारिये, हाय रे मेरी ये जन सारिये, तू तो बस गए दिलो रे मेरे प्यारिये, हाय रे मेरी ये जन सारिये, तू जन सारो रे हाउस रे मोरी, शहर तो आया करे मन रे गे पूरी, उबे करे हारो रे तू पियारिये, बोलो हाय रे मेरी ये जन सारिये। आपका कोई पहला ऐसा गाना जिसने मिलियंस ऑफ हिट किए हों? मैंने वो गाना जब गाया था तो मैं गाँव में थी, तो मैंने उसमें अपना पूरा कल्चरल ड्रेस पहना था, अपने जो गाँव का ड्रेस था। तो वो छोरी लच्छीमा था, तो मुझे पता नहीं था उस टाइम पे छोरी लच्छीमा मैंने सुना था, पर इतना नहीं पता था कि इस गाने में कितने व्यूज है यूट्यूब पे। मैंने रैंडमली गा लिया और फिर उसके बाद जब मैंने देखा उस पे व्यूज इतने अच्छे आ रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा बहुत अच्छा गाना मैंने गा दिया। गा के तो सुनाओ थोड़ा जरा उसको। प्यार हाथों माँ भल छजरू, लिखिया रुमाला, लिखिया रुमाला रे लोंडा, लिखिया रुमाला, सुरा सुरा हाउ चली साड़ी संभाला, साड़ी संभाला रे छुरी साड़ी संभाला, छोरी लच्छीमा, छोरी लच्छीमा, सुरा सुरा हाउ चली साड़ी संभाला, लौंडा सुभाषा, तेरे हाथों माँ भल छजीरो, लिखिया रुमाला।
आप कॉलेज विद कल्चर के पॉडकास्ट में आए, हमने बहुत सारी बातें करी। हमारी ऑडियंस जो नई बन रही है, जो बनेगी और जिनको मैसेज देना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा ये मैसेज है, कोलैब विद कल्चर बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये अभी बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो तब भी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतने कम सेटअप में, इतने कम रिसोर्सेज में ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आपको भी ऐसा मौका मिलता है इनके साथ काम करने का, तो ज़रूर से काम कीजिएगा, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमें अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने भी कभी ज़ीरो से स्टार्ट करा था। तो मैं भी इसलिए आई, मुझे अच्छा लगा इनका काम, तो मैं आई। बाकी बोलो। आप कभी इंटरनेट पर फॉलोअर्स मत देखो, आप बस काम देखो, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अपने अच्छे काम से लोगों को अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। कोई आपके थ्रू कोई मैसेज जो आप देना चाहो? मैंने जब सोशल मीडिया स्टार्ट करा था, तो मेरे को पॉलिटिकली इतना ना नॉलेज था, ना मुझे इतना पता था कि क्या बोलना है, क्या चीज़ें चल रही है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। मैंने बस म्यूज़िक लेवल पे स्टार्ट करा, मैं गाने गाती थी, खुश रहती थी। पर जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार, अब मेरी ऑडियंस बन चुकी है, इतना मेरा बेस बन चुका है कि अब जब ज़रूरत है हमारे उत्तराखंड के लोगों की कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने उन पर बात करना शुरू करा। मुझे अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी है, हाँ यार, मेरी अब इतनी फॉलोइंग है कि अगर मैं इन इश्यूज़ को उठाती हूँ, तो इनसे फ़र्क तो पड़ेगा लोगों की लाइफ़ में। तो यही है, तुम अपना काम करो एज़ एन आर्टिस्ट, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत भूलो कि जहाँ की ऑडियंस ने तुम्हें आज इतना आगे लाया है, वो ऑडियंस तुमसे ये भी एक्सपेक्ट करती है कि कल को उनको कोई प्रॉब्लम हो, हमारे क्षेत्र में, उत्तराखंड में कोई प्रॉब्लम हो, तो तुम बात करने में कतराओ मत। तुम ये मत सोचो कि आज हम अगर इनके शूज़ पे हमने बात कर दी, तो कोई नाराज़ हो जाएगा या तुम्हें आगे जो अपॉर्च्युनिटीज़ है वो नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि आज जहाँ तुम पहुँचे हो, उत्तराखंड के ऑडियंस की वजह से पहुँचे हो, और एज़ एन क्रिएटर तुम डरो मत कोई भी प्रॉब्लम को शेयर करने में, किसी भी प्रॉब्लम पे आवाज़ उठाने में।